तो ऑसिलेशन इस चैप्टर पे हम लोग बात करते आ रहे थे। और पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने टाइम के कैलकुलेशन पर कुछ डिस्कशन किया था। प्रीवियस सभी लेक्चर में हमने ऑसिलेशन से रिलेटेड जो बेसिक बेसिक बातें हैं, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनकी सभी इक्वेशंस और टाइम, इस पूरे कैलकुलेशन को हमने कंप्लीट किया है या इस पर पूरा डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज मैं आपको नंबर एक फेज का कैलकुलेशन समझाऊंगा कि फेज का कैलकुलेशन कैसे करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या हैं उसके जो हमें याद रखने चाहिए। और दूसरा मैं आपको टाइम का कैलकुलेशन जो हमारा हो चुका है उस पर न्यूमेरिकल्स लूंगा। ऐसे दो पार्ट में आज का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े, हम लोग शुरू करें। यस सर। तो एक छोटा सा हेडिंग दे लें, कैलकुलेशन ऑफ फेज। पहली स्कीम से शुरू करते हैं, फर्स्ट स्कीम। बिल्कुल यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही डील करेंगे जैसे हम लोगों ने टाइम के लिए कुछ स्कीम्स बनाई और पर्टिकुलर पर्टिकुलर पोजीशन पर, डिस्प्लेसमेंट्स पर हमने ये देखा कि कितना कितना टाइम होता है। उस हिसाब से हम लोग फेज पर भी बात करेंगे। लेट्स से कि ये एसएचएम की पॉसिबल पाथ है। यहाँ पर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग कहते हैं, प्लस ए माइनस ए, ऐसे। अब पहली स्कीम में हम ये जानना चाहते हैं कि पार्टिकल अगर मीन से शुरू करता है और वो ऐसा करते करते एक्सट्रीम तक जाता है तो फिर उसका फेज कितना डेवलप होगा। ठीक है, एक्सट्रीम पर फेज कितना होगा, π/2। ये फर्स्ट पार्ट में हमको समझना है। इसमें एक एक करके ले रहा हूँ, ये चीजें हो सकता है आपको मैं पहले बता भी चुका हूँ, पर फिर भी एक एक करके हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड रुकना सिर्फ। यस, आई वाज ऑन अ पॉइंट कि अगर मीन से एक्सट्रीम पर आते हैं तो फिर फेज का कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, तो इसे समझ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूंकि मोशन मीन से शुरू हो रहा है इसलिए हमारी डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अच्छा, हम लोग अब पहुंचे कहां से, एक्सट्रीम पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए। ए। ठीक है, फिर ये ए साइन ओमेगा टी, ए से ए फैक्टर कैंसिल हो गया और हमको मिला साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन ओमेगा टी अगर 1 है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि साइन के साथ जो ये एंगल आ रहा है ये कितना होना चाहिए, 90, यानी कि π/2। अब यही चीज तो फेज होता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग फेज बोलते हैं। तो यहां पे हम कहेंगे जीरो फेज है, लेकिन जब पार्टिकल एक्सट्रीम पर पहुंचा तो उसका फेज कितना हो गया, 9/2। अब पलटने में भी उतना ही फेज उसको मिलेगा। तो ये जाते समय 90 फेज हुआ, वापस आते समय वापस से दूसरा एक 90 फेज हो जाएगा, तो टोटल कितना हुआ, 180। 180। हाँ, मतलब दोबारा अगर वो मीन पर आता है तो उसका फेज हो जाता है 180। फिर अगर वो इधर जाता है तो कितना फेज हुआ, 270। 270। ठीक है, 270 यानी कि 3π/2। करेक्ट है ना बात। यस सर। और फिर पलट के अगर वो दोबारा मीन पर आता है तो कितना फेज होगा, 360। 360 यानी कि 2π। तो फेजेस की जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐसी है कि यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ये आएगा π/2। अगर वो पलट के दोबारा इधर आता है तो हो जाएगा पाई। फिर अगर वो कंटिन्यू करके इधर जाता है तो इसका फेज यहाँ पे हो जाएगा 3π/2। और अगर वो पलट के दोबारा मीन पोजीशन पे वापस आता है तो अगली बार इसका फेज हो जाएगा 2π। तो ये पहली स्कीम है जिसे हम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जैसे हमने टाइम के लिए कैलकुलेशन किया ना, वैसे हमको फेज के भी कुछ कैलकुलेशंस अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेने चाहिए। क्लियर हो गया बेटा बात ये? यस सर। ये काफी आसान है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठाना चाहिए हमको। अभी पढ़ते वक्त हम इसको बहुत स्लो स्लो करके एक एक करके पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमें पूरे दिमाग में अच्छे से बैठना चाहिए कि भाई मैं इतना फेज बोल रहा हूं तो वो पार्टिकल कहाँ है और क्या कर रहा है, हमें ये भी समझ में आना चाहिए। ठीक है,
लेट्स टेक अनदर स्कीम। ये इस तरीके का एसएचएम है, ये 0 है, ये हो गया अपना प्लस है, ये हो गया माइनस है। ऑफ कोर्स इमेजिन करते हैं कि पार्टिकल मीन से शुरू करता है, लेकिन इस बार जो पोजीशन हम इसकी स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं a/2, और जरूरत पड़ने पर दूसरे साइड में अगर मैं स्पेसिफाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में a/2। अब हम a/2 के लिए रिक्वायर्ड फेज कितना है वो देखते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लिख लो, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। हमें कहां जाना है? a/2 a/2 पर, इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। हमने देखा a फैक्टर से कैंसिल आउट हो गया और हमको इक्वेशन मिली साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू हाफ। अब आप मुझे ये बताओ कि साइन के कितने एंगल के लिए उसका वैल्यू हाफ होता है? 30 30। 30 को अगर मैं रेडियन में बोलूंगा बेटा तो pi कितना? by 6 यस, ये आ जाएगा π/6। मतलब अगर मैं a/2 तक पहुंचना चाहता हूं तो ऐसा करने के लिए मुझे π/6 का फेज लैप्स करना पड़ेगा, π/6 का फेज कवर करना पड़ेगा, तब जाके मैं a/2 पर पहुंचूंगा। तो जैसे मैं a/2 बोलता हूं दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, π/6 का फेज और t/12 का टाइम दिमाग में लाइए। t/12 yes sir याद आ रहा है? अच्छा, अब सोचो कि अगर ये पार्टिकल अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और यहां जाता है तो यहां इसको कितना फेज लेना पड़ेगा? pi/3 तो ऐसे सोचना है बेटा, टोटल अगर जाता है तो कितना फेज लेता? pi/2 π/2। minus यहां pi/6 से यहां तक बीच में गया, ये 30 डिग्री हुआ, टोटल 90 था, 90 में से 30 कम करो तो ये बीच वाले सेगमेंट में कितना लेना पड़ेगा इसको? 60 60 का मतलब होता है π/3, बराबर? yes अरे हाँ या ना? yes sir तो ये बीच वाले सेगमेंट में जो फेज लेगा ना, ये π/3 लेगा। गेटिंग इट? yes अब इसी ऑर्डर को अगर मैं कंटिन्यू करता हूं और यहां वापस ले आता हूं इसको, pi/3 तो ये 30, ये 60, और जब यहां से पलट के इधर आएंगे तो और 60 लेना पड़ेगा हमको, और एक्स्ट्रा 60 लेना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर अगर मैं कंटिन्यू करता हूं, π/6, π/3 और उसमें और π/3 ऐड करो, यानी कि 150 हो जाएगा। 30, 60, 60 150 sir 150 सही है? 150 Yes. डिग्री। अगर मैं डिग्री में लिखूं तो शायद जल्दी से समझ में आ जाए आपको। ये पलट के अपन इधर आ रहे हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग फेज यहाँ पे हो जाएगा 150। अब आगे कंटिन्यू करते हुए दोबारा इधर आए तो कितना हो गया? 180 फिर आगे इधर गए, कितना हुआ? 210। 210 फिर इधर गए, कितना हुआ? 270। 270 पलट के इधर आए, कितना हुआ? 300। फिर पलट के इधर आए, कितना हुआ? 360। सॉरी, यहाँ 300 नहीं होगा, 320 होगा। 330, 330, 320 भी नहीं, 330। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? yes sir अब मोटा मोटा हिसाब किताब समझो कि a/2 पर अगर मुझे जाना है और मीन से जाना है तो कितना फेज लेना पड़ेगा? pi/6 30 डिग्री, यानी कि π/6 लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे a/2 पर ही जाना है लेकिन एक्सट्रीम से जाना है तो कितना फेज लेना पड़ेगा? pi/3 60 डिग्री, यानी कि π/3। ये फर्क है, yes ये फर्क है। तो वो जहां कहीं जितना जितना चल रहा है तुम उसके हिसाब से उसको मैनिपुलेट करते जाओ। अगर एक्सट्रीम से a/2 पर आ रहे हैं तो 60 डिग्री रिक्वायरमेंट है, मीन से अगर a/2 पर आ रहे हैं तो 30 डिग्री का रिक्वायरमेंट है। आई बात समझ में? yes sir ठीक है। अब इसको समझना है, ये वैसे ये डेटा कुछ काम का नहीं है देखा जाए तो। इसमें वन लाइनर स्टेटमेंट क्या याद रखना है कि अगर मैं a/2 पर जाना चाहता हूं, ठीक है, अगर मैं मीन से गया तो मुझे 30 डिग्री की रिक्वायरमेंट है, और अगर मैं एक्सट्रीम से गया तो मुझे 60 डिग्री की रिक्वायरमेंट है। मैं फिर दोहरा दूं, अगर मैं मीन से गया तो π/6 यानी कि 30 डिग्री की रिक्वायरमेंट है, और अगर मैं एक्सट्रीम से गया तो π/3 यानी कि 60 डिग्री की रिक्वायरमेंट है। गेटिंग इट राइट? yes sir yes sir अब इसकी तीसरी स्कीम देते हैं, देखते हैं बेटा। तीसरी स्कीम,
अब मैं इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, पूरा पूरा आपको बताते नहीं बैठूंगा, बस जनरलाइजेशन करने लगते हैं हम लोग। देखें तीसरी स्कीम में हम ये 0 ये प्लस है, हम लोग ले लेते हैं एक मिडल पॉइंट, नॉट एग्जैक्टली मिडल पॉइंट, a/√2 ले लेते हैं हम लोग, a/√2, और ऐसे सोचते हैं कि हम यहां से जा रहे हैं a/√2 पे, जस्ट इमेजिन करो। तो कैलकुलेशन फिर एक बार अपना कंटिन्यू करते हैं, पूरा करते हैं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा मीन से शुरू हो रहा है, इसलिए हमें इक्वेशन लिखनी चाहिए a sin ωt, ठीक है। इन कंटिन्यूएशन हम जा कहां रहे हैं, a/√2 पर, a sin ωt। हमने देखा a फैक्टर से कैंसिल आउट हो गया, हमको मिला sin ωt इज इक्वल टू 1/√2। करेक्ट जा रहा हूं मैं? यस सर। इसका मतलब ये है कि ωt यानी कि उसका करस्पॉन्डिंग फेज कितना हो गया, 45। 45 का मतलब होता है π/4। ठीक, अब ये गलतफहमी दूर करो, 0 से एंड तक जाने पे कितना फेज लगा, 90 यानी कि π/2। तो हमको एक गलतफहमी होने लगेगी, हम बोलेंगे 0 से a/2 जाने के लिए 45 चाहिए, आधा ना। एक मिस इंटरप्रिटेशन हम यहाँ पे निकालेंगे कि 0 से a जाने के लिए अगर 90 लग रहा है तो 0 से a/2 जाने के लिए 45 लगेगा, ये गलत है ना। यस सर। जबकि 0 से a/2 जाने के लिए कितना फेज डेवलप हो रहा है, 30, और 45 कब डेवलप हो रहा है, a/√2 पे जाए तो अगर मैं a/√2 पे पार्टिकल को ले जाता हूं तो डेफिनेटली यहाँ पे फेज की रिक्वायरमेंट होगी π/4, और आगे के लिए भी फेज की रिक्वायरमेंट होगी π/4। करेक्ट है, क्योंकि टोटल तो 90 है, 90 में से इधर 45 ले लो या इधर का 45 ले लो, कोई बात नहीं है। ठीक, और पलट के इधर वापस आए तो कितना होगा, 135, आगे गए कितना होगा 180, और आगे गए इधर कितना होगा 225, और आगे गए इधर कितना होगा 270, और इधर आगे आए 45 ऐड करो 315, और फिर उसके बाद लास्टली 360। तो फेज के हिसाब से मिडिल पॉइंट कौन सा है, a/√2। a/√2 है। a/2 नहीं है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड नहीं है फेज के हिसाब से। फेज के हिसाब से मिडिल पॉइंट यानी कि 45 वाला जो कैलकुलेशन बनता है वो a/√2 पे बनेगा। यही बात समझ आ रही है? यस। तो बराबर इस हिसाब से आपने सोचना है कि फेज कितना है, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, न्यूमेरिकल्स करते करते हमको चीजें हैंडल हो जाएंगी, कोई खास बात नहीं है। एक और चौथी स्कीम मैं आपके सामने रख रहा हूं, लास्ट स्कीम है। इन स्कीम्स को अच्छे से दिमाग में बिठाना है और ये सोचना है कि पार्टिकल कहाँ है, कहाँ जा रहा है, तो उसकी पॉसिबल फेज क्या हो सकती है, क्या सिनेरियो उसका हो सकता है, ऐसे इन चीजों को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है आपने। तो लेट्स से कि पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है मीन से, और एक पोजीशन यहां मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं बेटा, √3a/2, √3a/2। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यहां से मुझे पार्टिकल यहां तक लाना है, तो कितना फेज डेवलप होगा आइए निकालते हैं। इक्वेशन बनेगी एक sin ωt, क्योंकि हम लोग ने मीन से शुरू किया था। फेज की जगह पे मुझे क्या लिखना है, √3a/2 इज इक्वल टू क्या चीज, a a sin sin ωt। a sin ωt। इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, sin ωt इज इक्वल टू, बोलिए क्या, √2 √3/2, विच इंडिकेट्स ωt इज नथिंग बट इक्वल टू π/3, यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो यहां से यहां तक का फेज अगर हम कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको लगेगा π/3, और बचा हुआ फेज अगर मैं आगे लेना चाहता हूं तो उसके लिए लगेगा π/6, क्योंकि टोटल मैं जानता हूं 90 है, यस। उसमें का 60 अगर यहां तक लगेगा तो बचा हुआ 30 होने वाला है। अब इस बात पे सोचिए, अगर मैं √3a/2 पे आना चाहता हूं मीन से, तो कितना फेज कवर करूंगा, π/3। π/3 यानी कि 60 डिग्री। डिग्री में याद रखिए, रेडियन में याद रखिए, प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं उसी जगह पे आना चाहता हूं लेकिन एक्सट्रीम से आना चाहता हूं तो कितना फेज लगेगा, 30 डिग्री। अब ये चार स्कीम आप दिमाग में बिठा लो, 99.99% जो प्रॉब्लम फेस से रिलेटेड आते हैं वो यहीं से इसी तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। क्या बात समझ पा रहे हो मेरी? यस, यस सर। अच्छी विजिबिलिटी है ना, दिख रहा है पूरा स्क्रीन? यस। यस। अब कभी कभी क्या होता है, हमको इक्वेशन ना ऐसी दी जाती है, देखो ऐसी इक्वेशन दी जाती है, x इज इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स्ट्रा अल्फा अल्फा देते हैं। अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछ रहा हूं, सोचो अगर ये अल्फा इसने स्टार्ट में मुझे पाई बाई 6 दे दिया, मतलब एक्स्ट्रा फेज कितना लगाया 30 का, पाई बाई 6 30 अल्फा 30 दिया मुझे। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि पार्टिकल ए बाई 2 से शुरू कर रहा है, क्योंकि 30 डिग्री तो ए बाई 2 के फेज को रिजेंबल करता है। Yes. अगर यहां इसने मुझे पाई बाई 4 दिया तो इसका सीधा मतलब क्या है, By root 2 से start. ए बाई रूट 2 से शुरू कर रहा है। और अगर यहाँ इसने मुझे पाई बाई 3 दिया तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, Root 3a by 2. रूट 3 ए बाई 2 से ये शुरू कर रहा है। मतलब हमें इसके साथ साथ ये भी समझ में आता है कि पार्टिकल का इपोक कितना हो सकता है, पार्टिकल की इपोक की कंडीशन क्या है। ठीक है, इपोक की कंडीशन क्या है, इस पर भी हम कुछ बात कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन करिए अगर ये अल्फा मुझे पाई बाई 2 दिया गया, सोचिए Extreme. एक्सट्रीम, तो साइन के एंगल में अगर पाई बाई 2 आ जाता है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। Cos. और हम जानते हैं कि अगर हमने इक्वेशन कॉस से लिखी तो इसका मतलब ये है कि हम एक्सट्रीम से शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो हमको ये सारी बातें अब ओवरऑल दिमाग में लेनी चाहिए कि कहाँ कितना फेज होता है। और हर एक कंटिन्यूएशन में जो है ना, सक्सेशन में, उसके आगे कंटिन्यूएशन में वो फेज वैल्यू बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, ये 30 हुआ, फिर फर्दर 60 होके 90 हुआ, फिर और आगे 150, फिर और आगे 180, फिर 210, फिर 270, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये 45, ये 90, ये 135, ये 180, ये 225, 270, 215, 300, जो भी है आगे कंटिन्यू कंटिन्यू होते 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 वापस से वो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, जितनी बार पार्टिकल ऐसा करता जाएगा उतनी बार उसका फेज रिपीट 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 होता जाएगा। लेकिन ये देखते ही हमको क्लिक हो जाना चाहिए कि पार्टिकल कहाँ है। अब मैं आपको कुछ चीजें याद कराता हूं। ए पर पार्टिकल दिखा तो इसका सीधा मतलब है कि उसका फेज क्या है, Pi by 2. पाई बाई 2। ए बाई 2 पर दिखा तो इसका मतलब Pi by 6. पाई बाई 6 है। आप कह सकते हो 30 है या 150 है। सोचो 30 का यहां पर मतलब ये लिया जाएगा कि वो ए बाई 2 पर है और एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, और 150 का मतलब ये लिया जाएगा कि वो ए बाई 2 पर है लेकिन मीन की तरफ जा रहा है। क्या कहते हो? Yes, sir. हाँ, ये बड़ी काम की चीज है। इससे हमें पता चलेगा कि पार्टिकल का सेंस ऑफ मोशन कैसा है, हमारे सारे प्रॉब्लम आसान हो जाएंगे। ए बाई रूट 2 पर दिखा यानी कि 45 फेज पे दिखा मुझे, तो इसका मतलब क्या निकाला जाएगा, 45 फेज दिखने का मतलब ए बाई रूट 2 पर है। लेकिन अगर वही 130 बोला गया तो, 135 बोला गया तो, मीन की तरफ जा रहा बोला गया तो, बोले कहाँ है पार्टिकल 135 के लिए, कहाँ है पार्टिकल 45 पे? अगर ए बाई रूट 2 पर है तो 135 पे कहाँ है, मीन की तरफ है अभी। ए बाई रूट 2 पर ही है, ए बाई रूट 2 पर ही है, लेकिन जा कहाँ रहा है, मीन की तरफ। 45 पर जा कहाँ रहा है, एक्सट्रीम की तरफ, एक्सट्रीम की तरफ। बात समझ आ रही है ना आपके? यस सर। ठीक है, तो कैलकुलेशन को बड़े ढंग से करना है हमने। रूट 3 ए बाई 2 अगर ऐसा फेज बताया गया, ये पोजीशन बताई गई, तो इसका करस्पॉन्डिंग फेज हम क्या बोलेंगे, 60 डिग्री। लेकिन अगर मैं 150 बोल दूं, सॉरी 120 बोल दूं, 120 तो रूट 3a by 2 पर ही है, लेकिन उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन किसकी तरफ है, मीन की तरफ है। तो हमें सारी बातें पता चल जाती हैं कि पार्टिकल कहाँ है। अच्छा, फेज का कैलकुलेशन करते करते हमको कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जैसे ये टेबल मैंने आज आपको ग्रुप में भी पोस्ट किया था, अलाइड एंगल की कंडीशंस हमें पता होना चाहिए। अगर कभी माइनस थीटा आ गया साइन के साथ तो वो माइनस साइन बन जाता है, कॉस आया तो वो कॉस ऑफ थीटा ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। साइन के साथ पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा आया तो वो कॉस थीटा हो जाएगा, या पाई बाई 2 प्लस थीटा आया तो भी वो कॉस थीटा होगा। लेकिन कॉस के साथ अगर ऐसा आया तो वो माइनस थीटा के केस में साइन थीटा बनेगा, और पाई बाई 2 प्लस थीटा के केस में वो माइनस साइन थीटा बनेगा। पाई माइनस थीटा की कंडीशन साइन के लिए साइन थीटा ही हो जाती है, लेकिन कॉस के लिए माइनस कॉस थीटा हो जाती है। तो ये साइन और कॉस का पूरा टेबल आपने अच्छे से याद रखना है। मैंने इसको बराबर 90, 180, 270 और 360 के लिए एडजस्ट करके दिया है। इसमें से आप इनिशियल टेबल जो ये है साइन और कॉस का, इसे अच्छे से याद रखें। आप लोग ये मैथ्स में पढ़ते भी होंगे, अब मैं इस पर अलग से कोई खासा डिस्कशन तो करने वाला नहीं हूं, लेकिन मालूमात के लिए ऐसे ही मैंने थोड़ा सा 1-2 मिनट इस पे बात की।
अलाइड एंगल कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि फेज के कैलकुलेशन करते वक्त हम कई बार इस तरीके के अलाइड एंगल कैलकुलेशन में अटक सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करें, ये इतना 3 कॉलम, पहले 3 कॉलम पे जरा अच्छा सा कैलकुलेशन या मुझे कहना चाहिए इसके जो फॉर्मेट्स हैं उसको याद रखिए, और फिर चीजें आपको एकदम आसान लगने लगेंगी इंशाल्लाह। ओके, सुनो। यस Yes, sir. ओके, आई थिंक मैंने आपको कल एक पहला क्वेश्चन करवाया था। आज बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर जल्दी हो गए तो सब करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा जितने बाकी बच जाते हैं उतने बचने दो। स्टार्ट करें? यस लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फेज के कैलकुलेशंस पर होंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के कैलकुलेशंस पर होंगे ये न्यूमेरिकल्स, और साथ साथ मेनली ये क्वेश्चन बिलोंग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टाइम पे। ठीक, अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रहा है। पार्टिकल परफॉर्म करता है एसएचएम और उसका टाइम पीरियड 12 सेकंड है। ठीक, तो ये टी बता दिया इसने अपने को, 12 सेकंड। एम्पलीट्यूड गिवन है ए, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ इनिशियली द पार्टिकल इज एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम, ओके, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि पार्टिकल शुरू कहां से करता है। What time will it take to cover a distance of 6 centimeter from the extreme position? ठीक है, देखिए अब ये अपने आप में काफी टफ क्वेश्चन है। टफ इन द सेंस कि मुझे पूरे मैथमेटिकल इवैल्यूएशन करने पड़ेंगे, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट से बता दूंगा कैसे करना है इसको। देखो ये 0 है, इस तरफ +4, इस तरफ -4, अरे सॉरी, एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर, इधर एक तरफ क्या आएगा +8 और दूसरी तरफ क्या आएगा -8। पार्टिकल ने अपनी जर्नी कहां से शुरू किया? इधर से, पॉजिटिव 8 ठीक है, हाँ। यहां से शुरू किया इसने जर्नी। इसका टाइम पीरियड हमको बाकायदा 12 सेकंड गिवन है। तो पार्टिकल यहां से ट्रैवल करता 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 यहां तक पहुंच रहा है, यानी कि इस साइड पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 6 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट हमें कहां से गिनना है? मीन से गिनना है कि मीन से। मीन एक्सट्रीम? क्यों मीन से। क्यों, कितनी बार समझाया, मीन से गिनना है। एक्सट्रीम से चले, कहीं से चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से गिना जाएगा? मीन। ये लिख के दिया मैंने आपको पहले लेक्चर में। तो सोचिए ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। गेटिंग इट? अब हमें निकालना है टाइम, क्योंकि एक रैंडम सा कैलकुलेशन दिख रहा है, यहाँ कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो यहाँ बैठ नहीं रही है भाई, चलो हाफ पर आया या ऐसा कुछ। तो इक्वेशन तो बेटा मैं ऐसे बनाऊंगा, x इज इक्वल टू a, सोचिए, cos omega t. cos omega t, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर। 2 कहीं से भी शुरू करे, याद रखना इस बात को, वो शुरू कहीं से भी करे, ठीक है ना, वो शुरू कहीं से भी करे, हमें डिस्प्लेसमेंट लिखते वक्त हमेशा मीन से गिन के लिखना है। यहां पे हम गड़बड़ करेंगे, हम बोलेंगे सर एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 ले लो। नहीं, ये असली इक्वेशन है ही नहीं। असली इक्वेशन तो साइन वाली थी, उसको मॉडिफाई करके हमने कॉस लिखा है। हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेजर किया जाएगा मीन पोजीशन से, ये बात हमें अच्छे से दिमाग में बिठानी है। ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गया हमारा 8, कॉस फंक्शन कंटिन्यू, और ये हो गया ओमेगा टी। अब यहां कैंसिलेशन करो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इधर आया 4। ठीक है, हमको मिल रहा है cos ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/4, यानी कि cos ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 0.25। आ रही बात समझ में? यस यस 1/4, 0.25। अब 0.25 का हमको एक प्रॉपर एंगल देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा मुझे। For what value of cos will be getting 0.25? लॉगबुक है किसी के पास? So if we solve it, कंटिन्यू करें इसको, तो ये हो गया ओमेगा टी इज इक्वल टू
cos इनवर्स ऑफ हाँ, cos inverse. 0.25 बराबर। Yes. Yes, sir. दिस विल बिकम ओमेगा टी इज इक्वल टू, अगर आप Yes, इसको sir. सॉल्व करते हो तो जहां तक मेरा अंदाजा है ये हो जाएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है, रफली। बट इसने तो हमसे टाइम पूछा ना, तो अब इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? ये जो ओमेगा फैक्टर है इसको हम लोग लिख लेते हैं 2π/t इनटू ये स्मॉल t इज इक्वल टू ये 75 डिग्री, इसका रेडियन में कन्वर्जन करना पड़ेगा। कैसे आएगा रेडियन में कन्वर्जन, बोल सकते हैं? Pi/180. सो ये हो गया π/180। ठीक, आ रहा है सबकी कैलकुलेशन समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यू करें, चाहे तो सबसे पहले यहां से पाई ये फैक्टर काट दें। ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, यहाँ पे हमको गिवन है कितना है 12 सेकेंड 12 seconds. इनटू ये टी, यहाँ बचा 75 डिवाइडेड बाय 180। ये 2 और ये 12 काट दिया 6, टी इज इक्वल टू 75 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 180। कैलकुलेशन करके बताइए कितना होता है। 2.5. ओके, सो दिस इज टेकिंग अ वैल्यू ऑफ 2.5 सेकेंड। तो रफली इतना आंसर इसका हम क्लेम कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा 75 डिग्री मैंने एक राउंड ऑफ वैल्यू का इस्तेमाल किया, 75.5 ऐसे भी आ सकता है ये। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। गेटिंग द पॉइंट राइट? Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा जनरलाइज क्वेश्चन मैं आपके सामने पहले रखता हूं, फिर उसके बाद कुछ टफ क्वेश्चंस लेते हैं। सी दिस, अब ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। इसको अगले पेज पे ही लेते हैं। ध्यान से देखें, दिखने में बड़ा है लेकिन मतलब आर्टिकल ज्यादा है इसमें, इजी है। क्या क्या है देखिए। पार्टिकल है जिसका मास है 2 किलोग्राम, तो ये फैक्टर m दे दिया इसने। एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, तो ये a दे दिया, ठीक है। पीरियड 1 सेकेंड, तो ये कैपिटल T बता दिया। सबसे पहली चीज इसने पूछी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा अगर मैं इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूं तो मैं जानता हूं ना ये होता है ओमेगा, और ओमेगा क्या होगा 2π/t. Pi/t. वैल्यू कितना है 1. 1। इसका आंसर हो गया 2π. रेडियन। Radian. चलो ये खत्म हो गया। मैक्सिमम स्पीड, अगर इस पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो मीन पोजीशन पर आती है, और बाय फॉर्मूला अगर हम इसे लिखें मैक्सिमम स्पीड तो ये होती है a ओमेगा। करेक्ट है? Yes. Yes. ये कितना बताया इसने 10. 10. और ओमेगा कितना है 2π. 2 pi. 20 pi. 20 पाई। सॉल्व करें, 20 इंटू 3.14, 62.8. वेरी गुड। तो इसका आंसर आएगा 62.8। यूनिट का ख्याल रखें, सेंटीमीटर पर सेकंड कर लें क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है वो सेंटीमीटर में। Centimeter. तीसरी चीज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बच्चों जब हम इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर। पोजीशन पर आता है, A omega और ये square. हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया 10 इंटू 4 पाई स्क्वायर। करेक्ट है? Yes. क्योंकि ओमेगा 2 पाई है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर। अच्छा कैलकुलेशन पूरा करते हैं। 10 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर भी रफली 10 ही होता है, तो आंसर आएगा 400 400. सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब चौथी चीज जो डी आर्टिकल में इसने पूछा है वो ये पूछा, द स्पीड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 8 सेंटीमीटर। तो किसी रैंडम डिस्प्लेसमेंट पर अगर हमको उसकी स्पीड निकालनी है तो हमें फॉर्मूला लेना चाहिए v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में A square minus x A square. square minus x स्क्वायर square. माइनस एक्स स्क्वायर। बाहर हम चाहें तो प्लस माइनस लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि स्पीड बोला है तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में काम करेंगे। ओमेगा है 2 पाई, एम्पलीट्यूड है 10 तो हमें लिखना चाहिए 10 का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट है 8 तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू, ये हो गया 2 पाई
अंडर रूट में 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 माइनस 64 विल बी गेटिंग 36। 36 को रूट से बाहर लाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 6। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो 8 पाई आंसर है वो आएगा 12 पाई। 12 पाई और हम चाहें तो इसे सॉल्व कर लें। 12 इंटू 3.14 बता दें कितना आता है 37.68 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एज यू सजेस्ट 37.68। तो ये इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, अब हमसे इसने ये पूछा स्पीड 1/12 सेकेंड आफ्टर द पार्टिकल वॉज एट द एक्सट्रीम पोजिशन। 1/12 सेकेंड आफ्टर द पार्टिकल वॉज एट एक्सट्रीम पोजिशन। तो पहले तो पार्टिकल एक्सट्रीम पे गया, उसके बाद 1/12, तो ये कहां है ये ढूंढना पड़ेगा हमको। पार्टिकल की पोजीशन कहां है ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि पार्टिकल कहां है, पोजीशन पहले निकालनी पड़ेगी उसकी। तो इक्वेशन में ऐसे बनाऊंगा x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। समझिए बात को। Yes. मैंने cos क्यों लिखा, साइन क्यों नहीं लिखा। एक्सट्रीम पर जाने के फिर 1/12 सेकंड के बाद की बात चल रही है, तो हमको इक्वेशन ऐसी लिखनी चाहिए जैसे वो एक्सट्रीम से शुरू कर रहे हैं। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हम जानते हैं इसका एम्पलीट्यूड 10 है। cos ओमेगा t का मतलब होता है 2 पाई बाई टी इंटू ये हो गया 1/12। समझे बेटा। Yes, sir. ठीक है, कैलकुलेशन पूरा करें। तो x इज इक्वल टू, ये t तो 1 है ना, ये टाइम पीरियड तो 1 है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। ये पाई और ये 12 कटा 6 हो गया, पाई बाई 6। बेटा ये हो गया 10 cos cos 10 cos पाई बाई 6। पाई बाई 6 का क्या मतलब हुआ 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है रूट 3/2। तो इससे पता चला बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 5√3 सेंटीमीटर। 5√3 डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा। अब इस जगह पे मुझे स्पीड निकालनी है, तो मैं फॉर्मूला वही अपना पुराना वाला लगा दूंगा, ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ओमेगा। वेल ओमेगा के लिए मैं चाहूं तो 2 पाई यहाँ पे लिख दूं, बिकॉज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, एंड देन अंडर रूट एम्पलीट्यूड 10 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 5√3 का स्क्वायर। ध्यान करें जरा, यहाँ पे गलती नहीं करें। तो v इज इक्वल टू हो गया ये 2 पाई, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हो जाएगा 75। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 25, √3 बाहर आ जाएगा 3 होगा, 25 into 3 will become 75। 100 माइनस 75 कर लेते हैं आप लोग 25 अगर रूट से बाहर आ जाता है तो बचा 5। सो ये हो गया 10 पाई, यानी कि 10 into 3.14 31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैं बहुत स्लो सारी चीजें ले रहा हूँ। हम लोग 12th के बहुत बिल्कुल बिगिनिंग में हैं, बिल्कुल शुरुआत में हैं, इसलिए मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। सिलेबस वक्त के साथ धीरे धीरे इंशाल्लाह पूरा होता जाएगा। फोकस करें, कंसेप्ट्स को अच्छे से समझें, ज्यादा देर लगे तो कोई हरकत नहीं, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करें। तो ये था ई क्वेश्चन। अब पूछा है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। कहां जाना है इसको जरा समझिए, ठीक है, इसे समझिए कहां से कहां जाना है। मीन से हाफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ अ फिगर फॉर इट। पार्टिकल मीन पर है और ये पहुंचने वाला है a/2 पे। तो यहां से यहां जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं। 3/12 यस, कितना टाइम लगेगा और 2 कितना है 1। यस ये तो 1 है ना बेटा, तो टाइम कितना लगा 1/12 सेकंड। अब अगला लास्ट क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम, कहां से कहां जाना है एक्सट्रीम टू हाफ एक्सट्रीम से हाफ। अब सोचो बेटा, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से हाफ आता है यानी कि यहां से यहां आता है तो कितना टाइम लगता है
T/6. T by 6. वेरी गुड, T by वेरी 6. गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऐसा करने के लिए उसको टाइम लगेगा T/6, T तो 1 है, इसका मतलब आंसर आएगा 1/6 सेकंड। दैट्स इट। कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं जानता हूं तो मुझे इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। समझ रहे ना बात? Yes, sir. मतलब ये है। तो धीरे धीरे करके हम इन चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ओके, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे हम धीरे धीरे करके। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब बिल्कुल शुरुआत में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं एलॉबरेशंस दे रहा हूं, इसके लंबा चौड़ा सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूं। एक बार हमारी पढ़ाई हो जाएगी पूरी, और फिर जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तो फिर ये एलॉबरेशंस नहीं, हम सीधे शॉर्टकट पे बात करेंगे। ठीक है, दो एस्पेक्ट में हमको पढ़ाई करनी होती है, एक पूरा समझना डिटेल में, फिर उसके बाद शॉर्टकट पर आना। डायरेक्ट शॉर्टकट पर आएंगे तो फिर कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं बनेगी। तो स्टेज 1 अपना चल रहा है, ऐसे समझिए। जब हम PYQs डिस्कस करेंगे, अलग MCQs को डिस्कस करेंगे, तो उस वक्त हम एलॉबरेटिव सॉल्यूशंस पर न फोकस करते हुए शॉर्टकट सॉल्यूशंस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 9। मोशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय अ सर्टेन इक्वेशन। तो एक इक्वेशन दी गई है हमको। अब इसने पूछा है टाइम पीरियड कितना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं इस इक्वेशन को ना सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो ये हो जाती है 0.01 साइन, ध्यान से देखिए, 100 पाई t प्लस 50 पाई। आपने अगर ध्यान दिया तो मैंने सिर्फ 100 पाई फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई किया। Yes. आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है या स्टैंडर्ड Yes, sin इक्वेशन omega है, t. उसमें Plus alpha. ऐसा बाहर कुछ भी टर्म नहीं है, सब कुछ ब्रैकेट के अंदर होता है। Hmm. तो मुझे इक्वेशन को कंपेयर करने से पहले उसे उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड है, तभी मैं कंपैरिजन कर सकता हूं। अब जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं, भाई बताओ इपोक कितना है? 50 pi. 50 पाई, शाबाश। एम्पलीट्यूड कितना है? 0.01. 0.01. 0.01। तो बताओ ओमेगा कितना है? 100. 100 pi. 100. Pi. दैट्स इट। तो ओमेगा आपने देखते ही पकड़ लिया, 100 पाई। अगर मैं ये टर्म अंदर नहीं लेता तो आप खुद पजल हो जाते ना, सर इसके साथ तो ओमेगा नहीं है, ऐसे बोलते ना आप। Yes. हाँ, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले उसको उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना चाहिए गिवन इक्वेशन को। अब हमसे टाइम पीरियड पूछा है तो हम ओमेगा का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 100 पाई। कैलकुलेशन करता हूं मैं तो पता चलता है टी इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल आउट हो जाता है, 2/100 यानी कि 1/50। 1/50 को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.02 सेकेंड। आसान था? Yes. बहुत ज्यादा आसान अगर सोचा जाए। चलिए एक और करते हैं, ध्यान से करिए। इसमें कह रहा है कि एक मास है 100 ग्राम का, अटैच किया गया है लाइट स्प्रिंग के साथ, ऑसिलेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल टेबल पर, एम्पलीट्यूड 0.16 मीटर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये जो गिवन है ये ए है, ए, एंड एट द पीरियड इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए टाइम पीरियड भी गिवन है 2 सेकेंड। इनिशियली उसको रिलीज किया जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर था, तो वो ऑलरेडी कहां था? एक्सट्रीम पर था। लेकिन कौन सी एक्सट्रीम पर था? Negative. नेगेटिव एक्सट्रीम पर। Negative extreme. नेगेटिव एक्सट्रीम पर था। तो अब ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो मोटा मोटा हिसाब किताब ऐसा है कि पार्टिकल का ये डिस्क्रिप्शन है, ये 0 है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम 0.16 माइनस में इधर, और इधर आएगा प्लस में 0.16। अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि पार्टिकल ने ऐसे शुरू किया, बराबर? Yes. Yes, sir. अगर पार्टिकल ऐसे शुरू करता है तो उसकी इक्वेशन मुझे लिखनी चाहिए x इक्वल टू -a cos ओमेगा t। समझिए Yes. बात को। Yes. माइनस इसलिए क्योंकि उसने नेगेटिव साइड से शुरू किया, कॉस इसलिए क्योंकि उसने एक्सट्रीम से शुरू किया। अब मैं इक्वेशन अगर लिखना चाहता हूं तो मुझे दो चीजें किसी तरीके से पता करनी पड़ेगी, ए कितना है और ओमेगा कितना है। Omega. तो ओमेगा ढूंढना तो बहुत आसान है, 2 पाई बाई टी।
2 पाई बाई 2 यानी कि पाई, क्योंकि टाइम पीरियड तो 2 सेकेंड है, गिवन है क्वेश्चन में। Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन में मुझे ए भी गिवन है 0.16 0.16 मीटर। अब आप अपना दिमाग चलाइए, बताइए इक्वेशन क्या लिखूं मैं। B x इज इक्वल टू माइनस 0.16 cos cos पाई pi t. खत्म। Option B. है आसान, yes sir इनफैक्ट बहुत ज्यादा आसान है। एक और खतरनाक सा दिखने वाला क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन अगर लॉजिकली किया जाए तो इंशाल्लाह बिना एफर्ट्स के ऐसे ही निपट जाएगा। 2 पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी अलोंग द सेम लाइन। एक ही लाइन पर 2 पार्टिकल चल रहे हैं ऐसे आगे पीछे ऐसे। दे पास वन अनदर, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब जब पार्टिकल एक ही लाइन पर चलेंगे तो ऐसा हो सकता है ना कि ऐसे ऐसे क्रॉस करें, आगे पीछे जाते जाते एक दूसरे को ओवरलैप कर दें, क्रॉस कर दें। लेकिन जब भी ये एक दूसरे को पास करते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पास करते हैं। ये बड़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। कैसे डायरेक्शन में पास करते हैं? opposite अपोजिट डायरेक्शन। और कहां पास करते हैं? 8/2. a/2। मतलब डायग्रामेटिकली बेटा अगर मैं उसको बना के बताऊं आपको, तो ये 0, ये हमारी a/2 की पोजीशन। हो सकता है कि एक पार्टिकल इधर जा रहा हो और ये दूसरा पार्टिकल जो इसको क्रॉस कर रहा है ये इधर जा रहा हो। सही है? yes अब ये कह रहा है भाई इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है बताओ। इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है ये बताओ। 30 डिग्री। बड़ा अजीब है ये। अब इस पे पूरा सोचना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगी बात। देखो, जो पार्टिकल मीन से इधर पहुंचा तो उसका फेज होना चाहिए 30। 5/6 करेक्ट है बच्चों। अगर ये कंटिन्यू करता और इधर जाता तो और कितना आता? 60 degree. और पलट के अगर इधर जाता तो इधर और कितना आता? 1. 60 और 60 ना, पलट के इधर आया तो 60। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ यहां से यहाँ आने को 60 लगता है, ऐसे बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो इस पार्टिकल का एक्चुअल फेज कितना है फिर? 150 150. हाँ. कैसा? 30 plus 60 plus 30 plus 60 plus 60. क्योंकि इधर जा रहा है। इस जगह पर जो पॉसिबल फेज होता है वो 150 होता है। yes दिमाग लगाओ भाई, ये देखो बता चुका हूं। ये देखो yes sir 30 60 इधर जा रहा है तो उस जगह पर उसका पॉसिबल फेज इंडिकेशन क्या होना चाहिए? 150 होना चाहिए। आया नहीं आया समझ में? Yes. हाँ नहीं आया अभी भी ऐसा लगता है। समझा सर। पक्का? तो मानो ये पार्टिकल ए है हमारा, तो ये इधर जा रहा है तो उसका फेज कितना है? 30 degree. और ये पार्टिकल बी है और ये इधर जा रहा है तो उसका फेज कितना है? 150 150। पक्की बात? yes अब बताओ फेज का डिफरेंस। 120 फेज का डिफरेंस तो ऐसे ही 120 निकालूंगा ना मैं। 150 एक का फेज, दूसरे का फेज 30, दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया आंसर? 120 120. था कि नहीं आसान? हाँ Yes, sir. लेकिन ये उस वक्त आसान लगेगा जब फेज का स्ट्रक्चर दिमाग में बैठेगा। अगर मैं फेज का स्ट्रक्चर बिना समझाए आपको ऐसे ही इसको सॉल्व कराते बैठूंगा तो दिमाग का दही हो जाएगा क्योंकि मुझे हर बार उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ये इधर जा रहा है तो उधर जा रहा है तो उसकी प्रॉपर इक्वेशन लिख के फिर इक्वेशंस के जरिए समझना और टफ हो जाएगा। एक और भी तरीका हो सकता है इसका, सर्कल पर प्रोजेक्ट करके, लेकिन हम वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं। प्रोजेक्शन ऑन द सर्कल करके भी हम उसको निकालते हैं, ठीक है, लेकिन उसको बाद में समझेंगे, फिलहाल नहीं। फिलहाल तो ऐसे समझ लो, ठीक है। यस सर। अब किसी सिनेरियो में मैंने तुमको ये कहा कि ये इस तरीके का डिस्क्रिप्शन है, सोच समझ के आंसर करना। ये 0 है और बेटा ये √3a/2 है। मेरा क्लेम ये है कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है
और दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो इधर जा रहा है। अब बताओ दोनों में फेज डिफरेंस कितना है। तो ये जो ब्लू वाला पार्टिकल इधर जा रहा है इसका फेज क्या होगा? 30. 60 होगा। Yes. समझो मेरे भाई, 60 होगा ना मीन से इधर। Yes. अरे हाँ या ना? Yes. हाँ, a by रूट टू पर कितना आता है फेज? 30। a by रूट टू पर कितना आता है? 45। और रूट 3 a by 2 पर कितना आता है? 60। 60. अब बहुत सोच कर कीनली एकदम ध्यान देके बताओ ये पिंक वाले पार्टिकल का फेस क्या होगा? 120. वेरी गुड, 120 हो जाएगा क्योंकि इधर से 60 बचा कितना? 30. 30 नब्बे हुआ, पलट के वापस से 30, 120. 30 और पलट के वापस से 30, तो टोटल मिला कितना हो गया? 120 Yes. है ना। माइक ऑफ रखो, देखो किसी का ऑन है, आवाजें आ रही है इधर से, तो उसका फेज हो जाएगा 120। अब सब्सट्रैक्शन करो तो एक का फेज 120 क्लेम है, इस वाले का 120 है और दूसरे का 60 है। सब्सट्रैक्शन करो तो आंसर क्या आएगा? 60. यस, अगर मैं यहाँ पे फेज डिफरेंस निकाल लूं, ऐसे लिखते हैं फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 60, यानी कि इसका करस्पॉन्डिंग आंसर हम लोग लिख सकते हैं 62। क्लियर हुई बात? Yes. Yes, sir. चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखें आज के लिए। यस, Yes. देख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, थोड़ा सा लेंदी भी है ये, मैं बीच में डिस्कस करने वाला था इसको लेकिन मौका नहीं मिला, तो ठीक है। Two particles oscillating in SHM along a common straight line segment of length A। क्वेश्चन में हल्का सा करेक्शन करो, लेंथ 2a कर दो इसको, लेंथ a मत करो। लेंथ a करोगे तो एम्पलीट्यूड a by 2 हो जाएगा, फिर और गड़बड़ होगी। Each particle has a time period of 1.5 सेकंड, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दैट इज 1.5 सेकंड, बट दे डिफर इन फेज बाय 30 डिग्री। तो इनका फेज का जो डिफरेंस है ये 30 डिग्री का है। ठीक है, ये बड़ी काम की बात है, फेज का डिफरेंस 30 डिग्री है, सोच लो। How far apart they are at 0.5 second after the lagging particle leaves one end of the path। one end of the path, मीन से शुरू नहीं कर रहे हैं, समझिए बात को। ये 0, ये a, ये ऑन द अदर साइड माइनस a। एक पार्टिकल तो वन एंड पर है, पक्की बात, दूसरा यहां कहीं होगा। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि ये कहां है? Root 3a by 2. सोच समझ के बताना, क्योंकि इन दोनों में फेस का डिफरेंस 30 है। 30 है। अगर यहां से 30 है तो वहां से 60 है, अगर एक्सट्रीम से 30 है तो मीन से 60 है। इसका मतलब ये जगह कहां होनी चाहिए? Root 3a by 2. Root 3a by 2. ये जगह होनी चाहिए रूट 3a by 2। तब जाकर हम ये बोलेंगे कि इन दोनों में जो फेस का डिफरेंस है ये 30 बराबर। Yes, sir. हम मान लेते हैं बेटा ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है, तो मुझे बताओ पार्टिकल 1 की इक्वेशन तुम कैसे लिखोगे? ए Cos omega यही 30. लिखोगे बेटा, यही लिखोगे। टाइम t 0 कर दो तो x1 a हो जाएगा। सोचो, टाइम Yes. t को 0 कर दोगे तो Yes, sir. x1 a हो जाएगा। Yes, sir. बताओ तुम x2 कैसे लिखोगे? a cos ओमेगा t Omega प्लस t. 5/6। Yes. कैसे क्या? एक काम करो, t को 0 करो, टाइम t को 0 करो। जैसे तुमने टाइम t को 0 किया, ब्रैकेट में कौन बचा? 5/6. 5/6 का मतलब कितना एंगल होता है? 30 degree. 30। cos 30 कितना होता है? Root 3 by Root 3 by 2. x2 रूट 3a by 2 है ना। हाँ. और Yes. याद रखना डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन से गिना जाता है, मीन से रूट 3a by 2 पे है। समझो बात को। Yes. अब हमको बताना है कि ये कितनी दूर होंगे अगर 0.5 सेकंड हो गया तो।
मतलब ये टाइम टी की वैल्यू 0.5 सेकंड लिखना है हमने, और टाइम पीरियड दिया है 1.5 सेकंड। तो चलो काम चालू करते हैं। तो बेटा ये हो गया x1 इज इक्वल टू ये a, ये cos, ये 2π/1.5 इंटू 0.5। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई मेरे हाथ से? No. पक्की बात है? Yes. Yes, sir. x1 इज इक्वल टू ये a, ये 0.5, ये सब कटा। मैं समझता हूं आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। 2π/3। Yes, sir. x1 इज इक्वल टू a cos। अब 2π/3 डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, तो इसको ऐसे करते हैं, पाई माइनस π/3। Yes. अब देखो ये अलाइड एंगल वाला काम में आएगा, पाई माइनस π/3। कॉस में पाई माइनस थीटा अगर मैं लेता हूं, ये कहां रखा था मैंने, कॉस में अगर मैं पाई माइनस थीटा लेता हूं, कॉस में अगर मैं पाई माइनस थीटा लेता हूं तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस के लिए अगर मैं पाई माइनस थीटा लेता हूं तो क्या होगा? Minus cos. माइनस कॉस थीटा। मतलब इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करो, पाई माइनस π/3, तो क्या लिखूं मैं? Minus cos by -1/2. माइनस a cos π/3। समझ पा रहे हो? π/3 मतलब कितना एंगल? 60 डिग्री। 60 cos 60 कितना होता है? half. हाफ। मतलब 1/2. आंसर आया माइनस में a/2, यानी के माइनस में 0.5a। करेक्ट है? Yes, sir. Yes. तो पता चला कि ये वाला जो पार्टिकल है अपना, ये वाला यहां कहीं पहुंचेगा। ये 1 ठीक है, यहां कहीं पहुंचा है। अब देखना पड़ेगा ये किधर है। आ रहा है ना समझ में क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes. x2 इज इक्वल टू, चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया cos, ये अब ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया, तो कितना होता है ये? 2π/3. प्लस π/6। आई होप आप समझ पा रहे हैं। Yes. 2π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, पाई माइनस π/3 प्लस π/6। आई होप आप ये भी समझ पा रहे हैं। Yes, sir. पाई माइनस π/3 माइनस π/6 हो गया माइनस π/6, 5/6. यानी कि x2 इज इक्वल टू माइनस a cos π/6। आई होप आप ये भी समझे। Yes, sir. cos π/6 मतलब कितना? √3/2. √3/2, यानी कि आंसर आया माइनस में a √3/2, या चाहो तो √3a/2, व्हाटएवर यू से। ठीक है, तो ये बताओ तो ये कितना होगा? √3 का मतलब होता है 1.732। 1.732 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? तकरीबन 0.86। 0.86. ये माइनस में 0.86a। तो जो सेकंड पार्टिकल है ना अपना, सेकंड वाला, ये सेकंड वाला पार्टिकल, ये यहां कहीं पहुंचा, और ये वैल्यू है माइनस में √3। सही जा रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes. अब हमसे ये पूछा है इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस Minus. 0.86a माइनस 0.5a, मैग्नीट्यूड में दोनों का डिफरेंस लिया मैंने। इस माइनस का तो मतलब खाली इतना ही था कि वो दूसरे साइड में है, इतना ही था ना मतलब। Yes, sir. Yes, sir. अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, जो भी आएगा आंसर, आपका आंसर क्लेम हो गया। क्या आएगा आंसर बताओ? 0.36. 3.81. 0.36a, ये आंसर आया इसका। बाप रे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, इन विच डायरेक्शन दे आर मूविंग, आर दे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट दिस टाइम? क्या ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये घूम के इधर आ गया होगा।
हमें पता नहीं है। हाँ यहां से तो हमको खाली डिस्प्लेसमेंट मिलता है, वी डोंट नो एग्जैक्टली। फेस। ठीक है, थोड़ा वक्त दे पाएंगे? Yes, sir. तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी मुझे निकालनी है, फर्स्ट पार्टिकल की। बाप रे सर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान दें। खत्म। क्या कहते हो? यस सर। ठीक है ना, उसके डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट से तुम इक्वेशन बनाओगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी ना। Yes. अब सोचो x1 कितना है? a cos ओमेगा t, यही है। कॉस ओमेगा। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ए साइन ओमेगा। माइनस ए साइन ओमेगा। a sin ओमेगा t, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। Yes. अब वैल्यू ऑफ ओमेगा टी तो वही होने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ओमेगा टी का कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं ना, तो जैसे ओमेगा टी यहां बनता गया अभी भी वही बनेगा। ठीक है, अभी जरा टेबल पे आते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 देखते हैं। तो जब हमने साइन के टेबल में पाई माइनस थीटा लिखा तो वो तो साइन ही होता है, हाँ मतलब कोई एक्स्ट्रा और नेगेटिव साइन यहाँ पे डेवलप नहीं होने वाली है। अब सोचो वेलोसिटी मेरी कैसी आई? नेगेटिव आई। Yes. नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है? डायरेक्शन किधर है इसके मोशन का? एक्सट्रीम की तरफ है। एक्सट्रीम की तरफ है, शाबाश, इधर है। अब दूसरे पार्टिकल के लिए भी निकालते हैं, V2। थोड़ा सा वक्त दो बेटा, मैं जानता हूं देर हो रही है, बट थोड़ा सा वक्त दो। ठीक है, d बाई डी टी ऑफ, हालांकि ये डिफरेंशिएशन मैंने पूरा करेक्ट नहीं किया है, इसमें ओमेगा बाहर आ जाता है, बट इट्स ओके, ओमेगा बाहर आता है, मैं इसको और मैथमेटिकली पूरा करेक्ट कर दूं। ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। हाँ, ये हो जाता है ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऐसे होगा ये। ठीक है ना। अब x2 के हिसाब से सोचो तो यहाँ क्या है? a cos कॉस ओमेगा ओमेगा t प्लस By 3. पाई बाई 3। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इसके डिफरेंशिएशन में भी ये ओमेगा फैक्टर बाहर आ जाएगा, और ऐसा होगा माइनस A omega ओमेगा sin omega साइन ओमेगा t टी प्लस पाई बाई 3। अब सोचो बेटा, ये जो फैक्टर है ये तो पूरा पॉजिटिव नंबर बनेगा। यस अरे हाँ या ना? Yes. यस सर। टाइम का वैल्यू पुटअप करूंगा तो पॉजिटिव नंबर बनेगा, तो मतलब इसकी V2 की वेलोसिटी भी कैसी आ रही है मेरी? Negative. नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है, मतलब इसका भी डायरेक्शन कैसा है? एक्सट्रीम की तरफ। तो कैन आई से दैट के इन दोनों का डायरेक्शन सेम है? Yes. यस आर दे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? तो इसका आंसर मुझे लिखना पड़ेगा यस। यस। ठीक। चलिए, बहुत देर हो गई, मे बी आपके पेरेंट्स सोचेंगे क्या चल रहा है, रुक जाए फिर। यस सर। कुछ और न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, वो हम कमिंग क्लास में लेंगे।